आइए देखते हैं कक्षा 8 के लिए एमसीक्यूज अध्याय 1 और अध्याय 2 से। कक्षा 8 गणित। प्रश्न संख्या 1, सबसे छोटी प्राकृत संख्या। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन है? हम जानते हैं प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? हमारे 1 से। 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसलिए सबसे छोटा जो नेचुरल नंबर है वो है 1। सबसे छोटी संख्या प्राकृत है, नेचुरल नंबर है, वो है 1। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या। सबसे छोटी पूर्ण संख्या हम जानते हैं पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं। 0 1 2 3 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो इनमें सबसे छोटी कौन सी है? 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या है 0। ये हमारा सही आंसर है। प्रश्न संख्या 3, कौन सा योज्य तत्समक है? अब योज्य तत्समक क्या होता है? किसी संख्या को किसी संख्या को उसके व्युत्क्रम में जोड़ने पर, उसके योज्य प्रतिलोम में जोड़ने पर, योज्य प्रतिलोम को जोड़ने पर, संख्या और उसका योज्य प्रतिलोम जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होता है? उसे हम योज्य तत्समक कहते हैं। तो वो होता है 0। किसी भी संख्या में, मान लीजिए 5, उसमें उसका व्युत्क्रम जोड़ने पर, योज्य प्रतिलोम जोड़ने पर, 5 और -5 को जोड़ने में क्या होता है? 0। इसलिए योज्य तत्समक क्या है? 0। ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 4, इसमें से कौन सा गुणात्मक तत्समक है? व्युत्क्रम, गुणात्मक व्युत्क्रम है इनमें से एक, 0, ए और बी दोनों, या कोई नहीं। तो गुणात्मक तत्समक क्या होता है? किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम को गुणा करने पर, किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम को गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त होता है? 5 को उसके व्युत्क्रम से गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त होता है? उसे हम कहते हैं गुणात्मक तत्समक, और ये होता है 1। गुणात्मक तत्समक कितना होता है? 1। प्रश्न संख्या 5, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो हम जानते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, क्योंकि एक जो है एक यूनिट लिया जाता है, ये एक इकाई है, इसलिए इसे संख्या अभाज्य या भाज्य में नहीं लिया जाता। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। प्रश्न संख्या 6, सबसे छोटी भाज्य संख्या है। अब क्योंकि सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी संख्याओं की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे चलती हैं। एक हमारे पास इकाई माना जाता है, 2 अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, तो 4 हमारे पास पहले ऐसी संख्या है जो सबसे छोटी भाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या है 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। 7 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 7 का गुणात्मक प्रतिलोम, 7 का गुणात्मक प्रतिलोम। तो 7 को हम किस संख्या से गुणा करें कि इसका आंसर 1 आ जाए? तो 7 को 1/7 से गुणा करने पर हमें 1 मिलेगा। तो सही आंसर है ए। सही आंसर है ए। प्रश्न संख्या 8, कौन सा युग्म अभाज्य युग्म है? युग्म मतलब जोड़ा। किस ऑप्शन में दोनों संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं? अब पहले में 15 भाज्य संख्या है, 3 गुणा 5 होता है, ये नहीं है। दूसरे में 17 और 19, ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है। इसके पश्चात हमें देखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमें अपना उत्तर मिल गया है। तो प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर जो है वो बी है। ये देखना चाहे तो 23 और 25 में 5 भी, 5 के गुणनखंड 25 होते हैं, 5 गुणा 5, तो ये भी भाज्य संख्या है। 53 और 55 में ये भी भाज्य संख्या है, इसलिए बी हमारा सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 9, 5/6 का योज्य प्रतिलोम। 5/6 का योग्य, इसमें हम क्या जोड़े कि हमारा आंसर 0 आ जाए? तो इसका सही आंसर क्या होगा? -5/6। तो ये इसका सही आंसर है, -5/6। प्रश्न संख्या 10, -11 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा?
तो -11 में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि हमें इसका आंसर 0 मिल जाए। तो इसका सही आंसर है 11। -11 + 11 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो -11 का युज्य प्रतिलोम 11 है। इसका सही आंसर है ए। अब द्वितीय अध्याय के कुछ प्रश्न करते हैं। प्रश्न संख्या 1, 1764 1764 का वर्गमूल होगा। 1764 का वर्गमूल। अब क्योंकि हम हमें एस्टिमेट लगाना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, 2 स्थान छोड़ के केवल 17 का एस्टिमेशन करेंगे। हम जानते हैं 4 का वर्ग 16 होता है और 5 का वर्ग 25 होता है। इसलिए कोई भी संख्या जो 1600 से अधिक है और 2500 से कम है, उसका जो वर्ग होगा वो 40 और 50 के बीच में आएगा। 40 और 50 के बीच में आएगा। अतः यहाँ 40 और 50 के बीच में केवल एक ही संख्या है, 42। तो 42 इसका सही आंसर है। प्रश्न संख्या 2, 8100 का वर्गमूल क्या होगा। तो 8100 में इसका वर्गमूल 1 शून्य है और 81 का वर्गमूल 9 है। तो 90 इसका सही आंसर है। आंसर बी इसका सही आंसर है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 3, 90,000 का वर्गमूल कितना होगा। अब क्योंकि हमारे पास कुल 4 शून्य की संख्या है, 4 शून्य की संख्या में हम इसको पेयरिंग कर देंगे, 2 का जोड़ा बना देंगे। तो 1 शून्य इससे आ जाएगी, 1 शून्य इसमें से आ जाएगी और 9 का वर्गमूल आ जाएगा 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 300। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 4, 7744 का वर्गमूल क्या होगा। अब यहाँ भी हमें एस्टिमेशन से चलना पड़ेगा, क्योंकि इस संख्या में 4 अंक हैं। इस संख्या में 4 अंक हैं, तो 4 अंकों वाली संख्या का वर्गमूल में 2 अंक होंगे। 4 अंकों वाली संख्या के वर्गमूल में 2 अंक होंगे। 2 अंकों वाली हमारे पास एक संख्या ये है 88। और परंतु अभी एक उत्तर और है, संभव नहीं हो सकता है या उसका वर्गमूल ना हो। इसलिए हम 88 का वर्ग या 7744 का वर्गमूल कैलकुलेट कर लेते हैं। 88 का वर्ग 80 जमा 8 का वर्ग, 80 का वर्ग 6400, 8 का वर्ग 64 और 2ab, 2 गुना 80 गुना 8, 8 गुना 8 64, 640 गुना 2 1280। तो इस प्रकार 4 4 तो 6 7 और 7, तो इस प्रकार 88 हमारा सही आंसर है। प्रश्न संख्या 5, 900 का वर्गमूल क्या होगा। बिल्कुल एग्जैक्टली जिस तरह हमने दूसरा प्रश्न किया था या चौथा प्रश्न, तीसरा प्रश्न किया था। तो 900 के वर्गमूल में, क्योंकि हमारे पास 2 शून्य है, इसमें से एक हमारे पास उत्तर में आ जाएगी। और 9 का वर्गमूल 3, तो 900 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 30। तो हमारे पास बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6, 256 256 डिवाइड बाई 441, 256 भाग 441, इसका वर्गमूल क्या होगा। हम जानते हैं m/n का वर्गमूल क्या होता है, √m डिवाइड बाई √n। अलग अलग अगर हम इसको करते हैं तो 256 का वर्गमूल और 441 का वर्गमूल, 256 का वर्गमूल हम जानते हैं 16 होता है और 441 का 21 होता है। तो 16/21 हमारा सही आंसर है। 256/441 का सही वर्गमूल क्या होगा 16/21। प्रश्न संख्या 7, 0.25 का वर्गमूल क्या होगा। अब क्योंकि 2 संख्याएं हैं दशमलव के बाद, इसलिए हमारे पास इसके वर्गमूल में दशमलव के बाद एक संख्या का होना आवश्यक है। तो एक संख्या वाले हमारे पास 2 ऑप्शन हैं, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। अगर हम 5 का वर्गमूल करें तो ये 0.25 नहीं हो सकता। 0.5 का अगर हम करते हैं 0.5 इंटू 0.5, तो हमारे पास 0.25 आंसर आता है। इसलिए इसका सही आंसर कितना है, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 8, 31.36 31.36 का वर्गमूल क्या होगा।
अब हम एक नजर सभी ऑप्शंस पर लेते हैं, क्योंकि सभी ऑप्शन जो हमारे पास अवेलेबल हैं, कोई भी असंभव कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं आंसर नहीं है, इसलिए इन चारों में से एक इसका सही आंसर अवश्य में है। 31 अगर संख्या देखी जाए तो ये 5 के वर्ग और 6 के वर्ग के बीच में आती है, 25 और 36 के बीच में आती है 31। तो यकीनन इसका वर्गमूल 31.36 का वर्गमूल 5 और 6 के बीच में, 5 और 6 के बीच में रहेगा। तो इनमें से कोई एक संख्या जो 5 और 6 के बीच में है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है और ये नहीं है, इसलिए सी इसका सही आंसर है। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। 196 का वर्गमूल क्या होगा? तो ये हमें याद रखना पड़ता है, 1 से 20 तक हम लगभग याद कर लें तो अच्छा रहता है हर प्रकार की कैलकुलेशन के लिए। तो 14 इसका सही आंसर होता है। 14 गुना 14 हमारे पास कितना होता है? 14 चौके 56, 5 19, 196। 1 से 20 तक के अगर आप याद कर लें तो आप मैक्सिमम क्वेश्चंस बड़ी आसानी से कर पाएंगे। प्रश्न संख्या 12। 53 के वर्ग और 54 के वर्ग में कितनी संख्याएं होती हैं? कितनी प्राकृत संख्याएं होती हैं? इस प्रश्न को करने के लिए हमारे पास अच्छा एक फॉर्मूला है कि m स्क्वेयर और n+1 के स्क्वायर के बीच में कितनी संख्याएं होंगी? तो होती हैं 2n। तो 2n, 2 गुणा 53, 2 गुणा 53 हो जाएगा 106। तो 106 इसका सही आंसर है। इसको आप एक छोटे से एग्जांपल से और समझ सकते हैं। जैसे आपके पास 3 के वर्ग और 4 के वर्ग में कितनी संख्या है? तो 3 का वर्ग हो गया 9, का वर्ग हो गया 16, 3 का वर्ग हो गया। तो इसके बीच में कुल कितनी संख्या आएंगी? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6। और अगर हम 2 into 3 करें तो वो भी कितना आता है? 6। तो इसका सही आंसर है 2 into n, 2 into 53, 106। तो ये फॉर्मूला याद रखें, 2 into n। दो क्रमांगत संख्याओं के वर्गों के बीच जो पहली संख्या है उसकी दुगनी कुल प्राकृत संख्याएं होती हैं। प्रश्न संख्या 13 बिल्कुल आसान है। इसमें से एक 2 जीरो का वर्गमूल 1 जीरो और 49 का वर्गमूल 7। तो 70 हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14। 676 का वर्गमूल क्या है? अब यहाँ हम फिर से देखेंगे 26, 25, 36, 62। कोई नहीं का ऑप्शन हमारे पास नहीं, इसलिए अवश्य में भी इनमें से कोई सही उत्तर है। दो हमारे पास अंक अगर हम छोड़ दें तो एक अंक बचता है 6। 6 किसके वर्गमूल के बीच में आएगा? 3, 2 का वर्ग होता है 4, 3 का वर्ग होता है 9। तो 2 और 3 के बीच में, मतलब अगर हम इस डबल को कर लें तो इस संख्या का वर्गमूल 20 और 30 के बीच में आएगा। 76 का वर्गमूल 20 और 30 के बीच में आएगा। और 20 और 30 के बीच में यहाँ कुल दो संख्या हैं, 26 और 25। क्योंकि 25 को 25 से गुणा करेंगे तो अंतिम अंक 5 आएगा, और यहाँ अंतिम अंक 6 है। 6 को 6 से गुणा करके 36 आता है, इसलिए 25 भी हमारा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। तो सही आंसर है 26। सही आंसर है 26। प्रश्न संख्या 15। 24 स्क्वायर का मान कितना होगा? तो 24 के स्क्वायर के अंत में हमारे पास कितना आना चाहिए? 4 का स्क्वायर, इकाई का अंक 6 आना चाहिए। ये ऑप्शन भी नहीं है, ये भी नहीं है। अब इन दोनों में से एक बचता है, क्योंकि 24 का स्क्वायर आएगा 2, 20 और 30। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, इसके बीच में। और 25 का स्क्वायर होता है 625। तो हमारे पास सही आंसर आता है 625 के नीचे वाली संख्या। इन दोनों में से 625 के नीचे आती है 576। तो ये हमारे पास सही आंसर है। एस्टिमेशन के लिए ये मेथड सबसे उपयुक्त रहते हैं। प्रश्न संख्या 16। 11 का वर्ग क्या होगा? एग्जैक्टली बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। 11 का वर्ग होगा 121। इसी प्रकार आपको 1 से लेकर के 20 तक सारे वर्ग याद रखने चाहिए। 1 से 20 तक आपको सारे वर्ग जो हैं वो याद रखने चाहिए। उनको थोड़ा क्रैम करके आप सारे क्वेश्चंस आराम से हल कर सकते हैं। थैंक यू।